इंडिया में बढ़ते वक्त के साथ लोग अपने टू व्हीलर में एक नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये रेवोल्यूशन लास्ट 10 ईयर से देखने को मिला, लेकिन ईवी मार्केट सिर्फ एक नया ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन चुका है। और इस रेवोल्यूशन का एक बोल्ड, डिसरप्टिव और विजनरी हिस्सा है एथर एनर्जी। जहां ओला इलेक्ट्रिक, बजाज और टीवीएस जैसे लेगेसी और हाई बजट प्लेयर्स टॉप पोजीशंस पे है, वही एथर एक रिलेटिवली नया और इंडिपेंडेंट स्टार्टअप क्वाइटली इंडिया का 4th लार्जेस्ट ईवी टू व्हीलर ब्रांड बन चुका है। और ये पोजीशन ऑर्डिनरी नहीं है। जब पूरा मार्केट माइलेज और लो कॉस्ट पे फोकस कर रहा था, तब एथर ने प्रीमियम डिजाइन, कटिंग एज टेक और परफॉर्मेंस फर्स्ट अप्रोच के साथ गेम ही बदल दिया। एक स्टार्टअप जिसका सपना था एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना, और आज वो प्रीमियम ईवी मूवमेंट का एक लीडर बन चुका है। आज एथर सिर्फ एक स्कूटर कंपनी नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम बना रहा है। आईपीओ से पहले ही एथर एनर्जी एक यूनिकॉर्न बन चुका था विद मोर देन 12,000 करोड़ वैल्यूएशन। ईवीज सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, क्लाइमेट क्राइसिस का एक सोल्यूशन भी है, और एथर इस चेंज को सिर्फ फॉलो नहीं, लीड कर रहा है। लेकिन ये जर्नी स्मूथ नहीं थी। इसमें इनोवेशंस थे, बोल्ड डिसीजंस थे और कई रिस्की मूवमेंट्स भी थे। और रिसेंटली मई 6, 2025 को एथर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या एथर के फाइनेंशियल्स भी उतने स्ट्रॉन्ग हैं जितनी की उसकी ब्रांडिंग? क्या आईपीओ के बाद ये ब्रांड स्केल करेगा या स्ट्रगल? इस वीडियो में हम एथर एनर्जी का बिजनेस डीप में एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे कि एथर रिसेंट टाइम्स में इतनी हाई सेल्स के बावजूद फेल क्यों हो रहा है, और जानेंगे कि ओला, बजाज, टीवीएस जैसे लेगेसी प्लेयर्स ईवी में अपनी लेट एंट्री के बावजूद आखिर एथर को बीट कैसे कर रहे हैं। और साथ ही समझेंगे इसका बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू स्ट्रेटेजी, फंडिंग हिस्ट्री और सबसे इंपॉर्टेंट वो लेसंस जो आप आपके बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। Hi everybody, I am Tarun, co-founder and CEO at Ather. Super excited to finally meet our community from across the country today. Our community has grown quite a lot, from roughly about 6,000 owners to almost 80,000 people now. Electric vehicle company Ather Energy saw 5-fold growth in 2022 and is expecting an even brighter 2023. I think 2022 beat everybody's estimates about how the industry will grow, including our own estimates. We didn't imagine that we'll end up growing 4-5 times like we did last time, but 2023, if anything, looks even better. Ather Energy is the next one that we're going to talk about. Of course, listed today. It was a bad backdrop with the markets off. Stock, of course, was slightly higher at first when it listed, but then it sold off with the rest of the markets. It's landed really well, particularly the non-South markets, where historically Ather used to be weak. So we are very bullish about coming growth because of the response to the product and the opportunity to add new distribution here and just really hit it out of the park this year. ये कहानी शुरू होती है 2013 में, जब आईआईटी मद्रास के दो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स तरुण मेहता और स्वप्निल जैन एक सिंपल लेकिन विजनरी आइडिया के साथ आए। और वो आइडिया ये था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं बल्कि स्मार्ट, कनेक्टेड और हाई परफॉर्मेंस बनाना है। लेकिन एथर एनर्जी से पहले इन दोनों ने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एक प्रोजेक्ट के साथ शुरू की थी जिसका नाम था फैम्प, फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव फॉर मॉडर्न पावर। इसका ऑब्जेक्टिव था रूरल इंडिया के ऑयल लैब्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, ताकि एक प्रैक्टिकल एंड लो कॉस्ट एनर्जी सोल्यूशन मिल सके। लेकिन बार बार एक टेक्निकल फेल्यूर्स के बाद उनका इंटरेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने लिथियम आयन बैटरी मॉडल पे काम करना शुरू किया। इस R&D के दौरान उनका विजन इवॉल्व हुआ, अगर एडवांस बैटरीज बन रही है तो उसके अराउंड एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त इंडिया के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर का कॉन्सेप्ट नया नहीं था। पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर यू बाइक्स ने 2006 में लॉन्च किया था, लेकिन 2013 तक भी इंडियन ईवी टू व्हीलर मार्केट बहुत ही छोटा था। सिर्फ 47,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटर्स बिके थे, जबकि उसी साल करोड़ों पेट्रोल टू व्हीलर्स बिक रहे थे और ईवीज का मार्केट शेयर सिर्फ 0.1% से भी कम था। ये इसलिए था क्योंकि मॉडल्स लिमिटेड थे, कंज्यूमर अवेयरनेस लो थी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट नॉट एग्जिस्टेंट था, और इन्वेस्टर्स भी ईवी सेगमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए हेजिटेट कर रहे थे। लेकिन ग्लोबल ईवी एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा था। सिर्फ 2013 में दुनिया भर में अप्रोक्स 40 मिलियन ईवी स्कूटर्स बिके थे, जिसमें से शॉकिंगली 92% सेल्स सिर्फ चाइना से आई थी। उस टाइम चाइना दुनिया का सबसे फास्ट ईवी अडॉप्टर बन चुका था, लेकिन इंडिया में अभी भी एक बड़ा वैक्यूम था। ये इसलिए था क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत पुअर क्वालिटी के मिलते थे, और साथ ही ये चाइना से बहुत लो क्वालिटी में इसे इंपोर्ट करके बेचे जाते थे। इसलिए लोग इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सीरियसली नहीं ले रहे थे, और इसी गैप को देखकर तरुण और स्वप्निल ने एथर एनर्जी की शुरुआत की। एक ऐसा स्मार्ट ईवी स्कूटर ब्रांड बनाने लगे जो डिजाइन, परफॉर्मेंस और इंटेलिजेंस में किसी भी प्रीमियम पेट्रोल स्कूटर को टक्कर दे सके। प्लान रेडी था, विजन क्लियर था, और ये अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए सबसे मेन कंपोनेंट इसकी बैटरी मैन्युफैक्चर करने लगे। शुरुआती दिनों में इन्हें फंड्स की कमी पड़ी। इनिशियल डेज में ही आईआईटी मद्रास से इन्हें 5 लाख रुपीस का ग्रांट मिला था, लेकिन फिर भी इनिशियल डेज में एथर ने ये 3 बड़े प्रॉब्लम्स फेस किए थे। 1. वेंडर लिमिटेशंस।
एथर का शुरू से एक क्लियर विजन था, इंडिया का पहला हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर डेवलप करना, जिसमें एडवांस कंपोनेंट्स हो जैसे परमानेंट मैग्नेट, सिंक्रोनस मोटर, PMSM, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, BMS, एम्बेडेड ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर, हाई डेंसिटी लिथियम बैटरी पैक्स हो। लेकिन 2014 से 2016 के दौरान इंडियन ईवी सप्लाई चेन इतनी मैच्योर नहीं थी और ज्यादातर लोकल वेंडर्स एथर के स्ट्रिक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, स्पेसिफिकली पावर आउटपुट, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और थर्मल एफिशिएंसी बीट नहीं कर पा रहे थे। इसी लिमिटेशंस के चलते एथर को अपने स्कूटर के 80% कंपोनेंट्स इन हाउस ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने पड़ गए थे, जिसमें मोटर कंट्रोल, BMS और चेसिस भी इंक्लूडेड थे। ये डिसीजन प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन इससे R&D कॉस्ट, टाइमलाइन डिले और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ने लगा। इनिशियल फंडिंग फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन और बिनी बंसल से मिली थी, जिन्होंने $1 मिलियन अप्रॉक्स 6.5 करोड़ इन्वेस्ट किया था। लेकिन डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ने के साथ ये कैपिटल जल्दी एग्जॉस्ट होने लगा। तब 2016 में हीरो मोटर कॉर्प ने 205 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे एथर को एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बूस्ट मिला और कंपनी अपना पहला प्रोडक्शन रेडी स्कूटर बनाने की तरफ मूव कर सका। 2. फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन। एथर एनर्जी ने अपना पहला स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोटोटाइप एथर S340 2016 में अनवील किया था, जिसमें टच स्क्रीन डैशबोर्ड, क्लाउड कनेक्टिविटी, ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स और ओवर द एयर अपडेट जैसे एडवांस फीचर्स शामिल थे। और यही नहीं, एथर S340 की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्कूटर एक एडवांस्ड लिथियम आयन बैटरी पैक से पावर्ड है, जो सिंगल चार्ज में अप टू 60 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज प्रोवाइड करती है। इसका टॉप स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर तक जाता है, जो उस टाइम के ईवी सेगमेंट के लिए काफी इंप्रेसिव था। फास्ट चार्जिंग के जरिए ये बैटरी सिर्फ 50 मिनट्स में 80% तक चार्ज हो जाती है, जो अर्बन यूजर्स के लिए काफी कन्वीनियंट फीचर है, जो उस समय किसी भी इंडियन स्कूटर में नहीं मिलता था। लेकिन इतने टॉप टियर फीचर्स होने के बावजूद इस प्रोटोटाइप को एक फुल प्रोडक्शन व्हीकल बनाने में काफी चैलेंजेस आए। कंपनी का इनिशियल प्लान था कि स्कूटर को 2016 में मार्केट में लॉन्च किया जाए, लेकिन ऑलमोस्ट मेजर कंपोनेंट्स जैसे मोटर, चेसिस, BMS और कंट्रोलर इन हाउस डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे, जिसका रिजल्ट हुआ डेवलपमेंट डिलेस। एथर की फर्स्ट कमर्शियल डिलीवरी 2018 में हो पाई। एक और क्रिटिकल चैलेंज ये था कि S340 ने उस वक्त तक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रोड टेस्टिंग, जो नॉर्मली 100,000 किलोमीटर का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है, उसे भी कंप्लीट नहीं किया था। इस वजह से प्रोडक्ट रिलायबिलिटी को लेकर कंसर्न्स बढ़ने लगे और कंपनी को टेस्टिंग और वैलिडेशन में और रिसोर्सेस लगाने पड़ गए। 3. मार्केट रेडीनेस। 2016 तक भी इंडिया हाई एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर को अडॉप्ट करने के लिए मेंटली और इंफ्रास्ट्रक्चरली रेडी नहीं थी। उस वक्त तक लोग ईवीज को एक सीरियस मोबिलिटी सोल्यूशन नहीं, बल्कि एक लो परफॉर्मेंस चाइना इंपोर्टेड प्रोडक्ट के रूप में देखते थे। इस परसेप्शन की वजह ये थी कि 2013 तक इंडिया में सिर्फ 47,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ही सेल हो पाए थे और इनमें से भी ज्यादातर लो कॉस्ट, लो क्वालिटी इंपोर्ट्स थे। इस वजह से पब्लिक के माइंड में ईवीज को लेकर एक चीप और अनरिलायबल प्रोडक्ट की इमेज स्टोर हो गई थी। तो दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट मिसिंग एलिमेंट था चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 2016 के आसपास तक इंडिया में पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थे। लोग ईवीज को घर पर ही चार्ज करते थे। इसका मतलब है कि उन्हें सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस सिटी राइड्स के लिए ही यूज किया जा सकता था। इस लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था और लोगों का ट्रस्ट ईवीज पर नहीं बन पा रहा था। एथर के लिए ये एक मेजर चैलेंज था, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना था। इसीलिए एथर ने डिसीजन लिया कि वो अपना प्रोप्राइटरी चार्जिंग नेटवर्क एथर ग्रिड खुद ही डिजाइन और डिप्लॉय करेंगे, ताकि कस्टमर कन्वीनियंस और एडॉप्शन दोनों इंक्रीज हो। 2018 में एथर ने अपना पहला प्रोडक्ट एथर S340 को लिमिटेड क्वांटिटी में बैच वाइज लॉन्च किया। ये स्ट्रेटेजी इंटेंशनल थी। एथर चाहता था कि मास लॉन्च से पहले वो अपना ग्राउंड वर्क सॉलिड करे, स्पेशली इंडिया के लिए एक डेडिकेटेड ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम रेडी करे। कंपनी ने प्रोडक्शन से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस पर फोकस किया और यही वो मूव था जिसने एथर को लॉन्ग टर्म ईवी प्लेयर बनाने में हेल्प किया। दूसरी तरफ इंडिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हीरो मोटर कॉर्प अपनी इलेक्ट्रिक प्रेजेंस एक्सपेंड करना चाहता था। 2016 में सीरीज बी राउंड के अंडर हीरो ने अपनी पहली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट 180 करोड़ के फॉर्म में की थी। इसके बाद 2018 में हीरो ने और 130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। हीरो ने लगातार मल्टीपल फंडिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट किया और टोटल 1700 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया। शॉकिंगली आज के दिन हीरो की टोटल वैल्यूएशन एथर में 3700 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। That's more than 2x return on the investment। हीरो के इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सपोर्ट ने एथर को स्केल करने का रियल मौका दिया। जब 2018 में एथर के पास सिर्फ 30 एक्टिव फास्ट चार्जिंग स्टेशंस थे, वो नंबर 2020 तक 150 तक पहुंच गया था। 2022 में एथर ग्रिड का नेटवर्क 580 लोकेशंस क्रॉस कर गया था और 2025 तक एथर के पास 2583 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस का एक पैन इंडिया हाई स्पीड ईवी चार्जिंग नेटवर्क था, जो कि इंडिया के टू व्हीलर इकोसिस्टम में सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। एथर ने ये क्लियरली समझा था कि अगर ईवी को स्केल करना है तो प्रोडक्ट के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होना इक्वली क्रिटिकल है और इसी वजह से उन्होंने स्कूटर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पे काम किया। 2018 में एथर एनर्जी ने अपना पहला 450 सीरीज एथर 450 लॉन्च किया।
जो 80 किलोमीटर पर हर की टॉप स्पीड और 70 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज ऑफर करता था और इसके साथ एडवांस फीचर्स जैसे 7 इंच टच स्क्रीन डैशबोर्ड, नेविगेशन, OTA अपडेट्स और फ्रंट रेड डिस्प्लेस भी दिए गए थे, जिसने एथर को ईवी सेगमेंट में एक टेक फोकस प्रीमियम ब्रांड बनाया। इस मॉडल के सक्सेस के बाद 2020 में एथर ने अपना ओरिजिनल 450 में और स्पेक्स ऐड किए और इसका नाम 450X रख दिया और एथर 450X एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसमें 6 किलोवाट PMSM मोटर था जो 0 to 40 किलोमीटर पर हर की एक्सेलरेशन सिर्फ 3.3 सेकंड्स में अचीव कर लेता था और स्मार्ट इको मोड जैसे फीचर्स मिले थे। इसके चलते FY21 में एथर 450X के 4747 यूनिट्स बिके थे और ये एथर का बेस्ट सेलर बन गया था। लेकिन यही से एथर एक बड़ी गलती कर रहा था, वो सिर्फ प्रीमियम मार्केट को टारगेट कर रहा था जब स्टार्टिंग प्राइस 1,40,000 से ऊपर थी, जबकि 2021 के बाद इंडियन ईवी मार्केट में डिमांड बदलने लगा और अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई। इसी चेंजिंग लैंडस्केप को देखते हुए टैक्सी हेलिंग फर्म ओला जो 2010 से राइड हेलिंग इंडस्ट्री में एक ट्रस्टेड नाम बना चुका था, 2017 में अनाउंस करता है कि वो अब ईवी मार्केट में एंटर करने वाला है और फाइनली 2021 में ओला इलेक्ट्रिक ने ओला S1 सीरीज लॉन्च किया, जिसके बाद ईवी मार्केट में एक बूम आया और ओला ने लोगों का अटेंशन कैप्चर भी कर लिया था। ओला को एथर के कंपैरिजन में दो बड़े एडवांटेजेस मिले। पहला, उनका प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर ट्रस्ट और उनका मैसिव फंडिंग राउंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। ओला ने तमिलनाडु में एक 500 एकड़ फ्यूचर फैक्ट्री सेटअप की जो दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर ईवी प्लांट बन चुकी है। ओला ने मास ऑडियंस को टारगेट करने के लिए स्कूटर की प्राइसिंग एग्रेसिवली रखा, जहां ओला S1 बेस वेरिएंट 1 लाख में लॉन्च हुआ, जबकि S1 प्रो जिसमें 3 किलोवाट और बैटरी, 181 किलोमीटर क्लेम रेंज, हाइपर मोड, हिल होल्ड असिस्टेंट और वॉइस कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए थे और वो भी सिर्फ 1,50,000 रुपीज में और स्पेसिफिकेशंस वाइज भी ओला एथर से आगे था। ओला ने यूथ को टारगेट करने के लिए भुवन बम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और वायरल कैंपेन्स रन किए जिससे ओला मास रीच ले पाए। ओला का डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल और स्केल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग उसके कॉस्ट को नीचे लाता रहा, जबकि एथर अब भी लिमिटेड प्रोडक्शन पे ऑपरेट कर रहा था। फाइनेंशियल फिगर से भी ये साफ होता है कि ओला एथर को हर सेगमेंट में बीट कर रहा था। FY22 में एथर का रेवेन्यू 408 करोड़ था, जबकि ओला का 373 करोड़, लेकिन FY24 तक एथर का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1753 करोड़ तक पहुंचा था। तो ओला इलेक्ट्रिक ने 5000 करोड़ का मैसिव रेवेन्यू जनरेट किया, जो क्लियरली दिखाता है कि ओला ने अफोर्डेबल और प्रीमियम दोनों सेगमेंट को कैटर करके एथर को रेवेन्यू और रीच दोनों में पीछे छोड़ दिया। और एथर की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती ये थी कि उन्होंने मास मार्केट को अंडरएस्टिमेट किया, जबकि ओला ने उसे डोमिनेट कर लिया था, जिसके बाद एथर ने अपनी गलती सुधारने के लिए एथर का बेस वेरिएंट एथर 450S 1,20,000 रुपीज में लॉन्च किया, जिससे ये ब्रॉडर ऑडियंस को रीच कर सके। लेकिन फिर भी S1 Pro एथर से हर एस्पेक्ट में बेटर था, जिससे S1 के सेल्स इससे कई गुना ज्यादा होने लगे। अब बात करते हैं एथर के फाइनेंशियल्स की। एथर एनर्जी ने जब अपने शेयर्स NSE और BSE पे लिस्ट किए तो IPO के मॉडरेट सब्सक्रिप्शन के बावजूद ये शेयर्स IPO प्राइस 321 रुपीज से सिर्फ 2% के प्रीमियम पर ओपन हुए, लेकिन वो मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाया और लिस्टिंग के बाद स्टॉक लगभग 8% तक गिर गया था। पहले ट्रेडिंग दिन के एंड में ही एथर एनर्जी के शेयर्स NSE पर 300 रुपीज पर क्लोज हुए, जो की IPO प्राइस से 6.54% कम है और BSE पर 302 रुपीज एंड 50 पैसा पे क्लोज हुए थे, जो 5.76% की गिरावट दिखाता है। ये गिरावट दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बावजूद कंपनी अब भी प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में स्ट्रगल कर रही है। FY24 में एथर ने एक सिग्निफिकेंट लॉस रिपोर्ट किया था, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए एक कंसर्न बन गया है। IPO में 2626 करोड़ के फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू किए गए थे, साथ ही 1.1 करोड़ इक्विटी शेयर्स का ऑफर फॉर सेल भी था, जिसमें एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स थे और प्रोमोटर्स तरुण और स्वप्निल ने भी अपने शेयर्स बेचे। अरुण केजरीवाल, फाउंडर ऑफ केजरीवाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इन्होंने इस लिस्टिंग को अंडरवैल्यूइंग बताया, स्पेशली जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स में काफी बस था। उनका सजेशन है कि IPO वाले इन्वेस्टर्स 293 to 295 रुपीज के बीच स्टॉप लॉस सेट करे और मार्च क्वार्टर के बाद होल्ड या सेल का डिसीजन सोच समझ कर ले। मोहित गुलाटी, CEO ऑफ ITI ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, इन्होंने भी ये कहा है कि ये म्यूचुअल लिस्टिंग पूरे EV सेक्टर के चैलेंजेस को हाईलाइट करती है और ये वक्त इन्वेस्टर्स के लिए पेशेंस रखने का है। एथर ने EV मार्केट में इनोवेशन का एक नया बेंचमार्क सेट किया है, लेकिन ओला, बजाज, TVS जैसे कॉम्पिटिटर्स के मास अपील और एग्रेसिव प्राइसिंग ने गेम बदल दिया। आगे का क्या होगा ये डिपेंड करेगा स्केलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पर। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या एथर इन लेगेसी प्लेयर्स को बीट कर पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ।